जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को लेकर जो सामान्य प्रबंधन की श्रृंखला हम लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसका ये जो वीडियो है, इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं कि ये जो प्रबंधन है, क्या यह एक विज्ञान है, क्या यह एक कला है या यह एक पेशा है। इन तीनों विशेषताओं को लेकर हम इनके तर्क देखेंगे कि विज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या वो विशेषताएं प्रबंधन में अस्तित्व बनाकर रखती हैं कि नहीं। इसी तरीके से कला और पेशा को देखेंगे और तर्क के आधार पर फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इन्हें विज्ञान, कला या पेशा कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए। इसके उपरांत इससे संबंधित हम कुछ प्रमुख प्रश्न भी देखेंगे। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सबसे पहले निकल के आता है प्रश्न कि प्रबंधन को क्या विज्ञान कहा जाना सही होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो बचपन से ही हम जब पढ़ते आए हैं विज्ञान की परिभाषा के रूप में, तो हमने क्या देखा है कि ऐसा सुव्यवस्थित, संबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान, कोई भी सुव्यवस्थित, संबद्ध, क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये तो स्कूली शिक्षा के दौरान हमने एक सामान्य सी परिभाषा देखी थी, उसी में हम थोड़ा और विस्तार रूप देकर समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान का अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है जो अवलोकन, तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है कि अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन एवं प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जाता है और जिसका प्रमाणित करना संभव है, या जिसको प्रमाणित करना यानी कि वेरिफिकेशन करना संभव है। यानी कि ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान जिसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है और जिसको क्या किया जा सकता है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है, प्रमाणित भी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई तर्क या ज्ञान अगर निकल के आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कह देते हैं। तो ये विज्ञान का अर्थ हुआ। अब जो हमारा प्रबंधन है, तो प्रबंधन में क्या ये विज्ञान के ये मूल स्वरूप कहीं दृष्टिगोचर होते हैं कि नहीं होते हैं, इनकी हम पुष्टि तर्क के आधार पर करेंगे। तो तर्क क्या निकल के आता है, तो आप देख रहे हैं कि विज्ञान को लेकर सबसे पहला क्या निकल के आता है कि व्यवस्थित ज्ञान समूह है। विज्ञान क्या है, व्यवस्थित ज्ञान समूह है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या प्रबंधन में भी व्यवस्थित ज्ञान समूह का लक्षण दिखता है कि नहीं दिखता है। अब व्यवस्थित ज्ञान समूह को हम किस पर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि प्रबंधन में भी क्या व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है कि नहीं होता है, कोई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि नहीं होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध तरीके से चलती है, उसके भी कई चरण होते हैं, मतलब एक चरणात्मक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हमें पटवारी का एग्जाम निकालना है तो हमें एक अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से एक मैनेजमेंट के थ्रू ही करना होगा, क्योंकि हमारे इस तैयारी का जो उद्देश्य होगा तो क्या होगा, सफलता। और उस सफलता रूपी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई व्यवस्थित या चरणात्मक क्रियाओं को क्या करना होगा, संपादित करना होगा। कि जैसे कि पहले हमें थ्योरी क्लासेस लेनी होगी, बुक्स पढ़नी होगी, फिर उसकी नोट्स बनानी होगी, उसका रिवीजन करना होगा, उसको रिकॉल करना होगा और फिर अंतिम में उससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो प्रबंधन भी एक प्रकार का क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। क्या है, प्रबंधन भी एक प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। क्लियर। फिर दूसरा विज्ञान का क्या लक्षण निकल के आता है कि परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। मतलब विज्ञान के जो भी सिद्धांत होते हैं वो प्रयोगों पर आधारित होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि जितने भी परीक्षण होते हैं, है ना, परीक्षण किस पर आधारित होते हैं, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो वह विज्ञान है। तो क्या प्रबंधन में भी ऐसा होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल है। प्रबंधन भी हमारा जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटेशन पर। भाई हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं, तभी तो हम अच्छे से अच्छे उसमें सुधार या नवाचार करने की उसमें सदैव गुंजाइश बनी रहती है। क्लियर। तो प्रबंधन में भी ये चीज है। व्यापक वैधता है। ये जो विज्ञान है, ऐसा नहीं है कि न्यूटन का नियम यूरोप बस में ही लागू है ना। न्यूटन का नियम एशिया में भी है, भारत में भी, एमपी में भी है और रीवा में भी लागू है। तो उसकी क्या है, व्यापक वैधता है। और इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में या किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह जाता, इसकी भी क्या होती है, व्यापक स्वीकार्यता होती है। तो ये जो आपके विज्ञान के ये जो तर्क थे, ये तीनों तर्क किस पर लागू होते हैं, आपके
प्रबंधन पे लागू होते हैं। तो इसकी आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रबंध विज्ञान को आदर्श विज्ञान नहीं माना जा सकता, यानी कि एकदम टफ साइंस नहीं है प्रबंध, जबकि विज्ञान जो है वो एकदम कसा हुआ नॉलेज होता है, यानी कि वो एकदम टफ होता है, लेकिन प्रबंध जो होता है वो थोड़ा लिबरल होता है। तो वही कहा है कि प्रबंध विज्ञान को आदर्श विज्ञान यानी कि परफेक्ट साइंस नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे व्यवहारिक विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंस अथवा यथार्थ विज्ञान यानी कि एग्जैक्ट साइंस कहना अधिक उचित होगा। यानी कि जो प्रबंध होता है, ये जो प्रबंध विज्ञान है, ये अपेक्षाकृत क्या होता है, सिंपल होता है और सरल होता है, और सबके अनुसार क्या होता है, लिबरल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्या निकल के आता है कि प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत समय, परिस्थिति एवं मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो किसी भी संगठन के लिए क्या होता है, थोड़ा सा अपना स्वरूप क्या कर लेता है, बदल लेता है, यानी कि वो परिवर्तनशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं है, साइंस हर जगह पर अपना एक ही स्वरूप लेकर रहता है। इसीलिए अर्नेस्ट डेल महोदय ने क्या कहा था कि प्रबंध को सरल विज्ञान का है, यानी कि कैसा का है, सॉफ्ट साइंस का है, क्योंकि इसके सिद्धांत कठोर नहीं है, यानी कि टफ नहीं है, बल्कि कैसे हैं, सिंपल है, सॉफ्ट है, लिबरल है। क्लियर है। तो एक बात यह निकल के आती है, फाइनल सार क्या निकल के आता है कि जो प्रबंध है वह एक विज्ञान है, लेकिन यह विज्ञान की तरह कठोर न होकर परिवर्तनशील है, सरल है। ये चीज इसका क्या है, पूर्णतः सार निकल के आते हैं। क्लियर। अब अगला हम क्या देखेंगे कि क्या प्रबंध कला है। तो प्रबंध को कला के रूप में देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कला की परिभाषा क्या है। तो वही जो विज्ञान है ना बाबू, जो सिद्धांत है, जब उन सिद्धांतों को हम क्या कर लेते हैं, व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करने लगते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाने लगता है, वो हमारा कला के रूप में आ जाता है। जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है, अपने आप में एक साइंस है। तो जब हम थ्योरी चीजों को पढ़ते हैं, उसके जो सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं कंप्यूटर के, तो वो हमारा एक प्रकार से विज्ञान होता है। लेकिन उसी कंप्यूटर को जो हम प्रयोग में लाने लगते हैं, कंप्यूटर साइंस को हम प्रयोग में लाने लगते हैं, यानी कंप्यूटर बैठ के जब हम काम करने लगते हैं और धीरे धीरे हम उस कंप्यूटर में दक्ष होने लगते हैं, तो उस कंप्यूटर से संबंधित विज्ञान की कला हम में आ जाती है। तो यह क्या कहलाता है, कला के रूप में। तो कला का अभिप्राय है उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से, यानी कि वही जो सिद्धांत है उनका अगर हम प्रयोग करने लगते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने लगते हैं, तो वो कला कहलाने लगती है। क्लियर। यानी कि हमने देख लिया पेंटिंग के, हमने गुर सीख लिए पेंटिंग के, हमने बारीक सिद्धांत देख लिए, लेकिन जब हम अपने आप से पेंटिंग बनाने लगते हैं तो वो हमारी कला बन जाती है। तो जब सीख रहे होते हैं उसके सिद्धांत, तो वो विज्ञान कहलाता है, लेकिन जब उसको हम इम्प्लीमेंट देने लगते हैं, अपने से बनाने लगते हैं पेंटिंग, तो वो कला कहलाने लगती है। तो अब कला के क्या तर्क हैं और वो तर्क क्या आपके प्रबंध में उपस्थित है कि नहीं, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या तर्क निकल के आता है कि जो कला है सैद्धांतिक ज्ञान, कला में सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो कला में जो है सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ये तो जरूर है भैया, क्यों, मैंने जैसे कहा कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में क्या करना है, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर नॉलेज को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नॉलेज को जब हम क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, उसका अध्ययन, तो जब कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जो पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, और फिर उन्हीं सिद्धांतों को लेकर जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक आर्ट बन जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि जो इसी प्रकार से अगर हम प्रबंधन की बात करें, तो प्रबंधन में भी हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों का ज्ञान होना हमें उसमें क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने कहा प्लानिंग है, तो प्लानिंग में भी कई सिद्धांतों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है, और एक चरण प्रक्रिया के तहत स्टाफिंग है उसमें भी, कोऑर्डिनेशन है उसमें भी, कंट्रोलिंग है उसमें भी। तो ये सब सारे क्या है, ये प्रबंधन को लेकर एक सिद्धांत का निर्धारण करते हैं। तो सिद्धांत का ज्ञान होना उसमें क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। फिर व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये जो आपका कला है, तो कला में क्या होता है कि व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रयोग होता है। यानी कि जैसे मैंने कह दिया कि क्रिकेट खेलना एक कला है, तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी टीम में
6 बैट्समैन है तो 6 वो हैं तो 6 के 6 वो बैट्समैन, लेकिन क्या सभी में एक समान ही कला होती है? क्या एक ने शतक मारा तो छवों शतक लगाएंगे? नहीं। तो है तो सब बैट्समैन, एक ही कला है, लेकिन कला क्या होती है? व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है। हर कोई विराट कोहली या हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से प्रबंधन की बात करें तो जो जरूरी नहीं है कि हर बैंक का जो मैनेजर है या हर संगठन का जो मैनेजर है वो एक ही सिद्धांत को लेकर चलेगा। वो अपनी नीड के अनुसार, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार वो प्रबंधन के जो चरण है, स्टेप है, जो गतिविधियां हैं, वो अलग अलग तरीके से संपादित करते हैं। फिर हम कहते हैं कि कला के बारे में तो व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी। जैसे कहते हैं, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, हमें परफेक्शन अपने आप आने लगता है। तो कला में भी क्या होता है कि अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी ये कला का ये जो आउटपुट होता है ये बेहतर निकल कर आता है। इसी प्रकार से प्रबंधन भी, तो जरूरी नहीं है कि हर वो संगठन का मैनेजर या प्रबंधन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रारंभ से लेके और वर्तमान तक उसका जो स्वरूप है या जो उसका आउटपुट है सेम तरीके का है, नहीं। उसमें हमेशा चेंजेस या परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, परफेक्शन लगातार देखने को मिलता है। तो यानी कि जो कला के लक्षण हैं वो प्रबंधन में भी विद्यमान है, यानी कि अपने प्रबंधन को हम कला का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रबंधन हमारा विज्ञान भी है और प्रबंधन हमारा कला भी है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रबंधन एक पेशे के रूप में, क्या देखने का प्रयास करेंगे कि प्रबंधन एक पेशे के रूप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशा क्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा है कि पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है। इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना कि आर्थिक क्रिया है। पेशा क्या है? एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है जो एक विशेष ज्ञान कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। तो जब हम समाज के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या है? एक सामाजिक कार्य होता है। लेकिन जब उस कार्य को लेके, उस सहयोग के लेके हम थोड़ी आर्थिक मदद लेते हैं, फीस को हम रख देते हैं, फीस लेने लगते हैं, तो वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। और जैसे ही फीस हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक तरीके से पेशा। तो जैसे डॉक्टर का कार्य क्या है? एक पेशा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो उसके पास एक विशेष ज्ञान है और उसे कुशलता प्राप्त है और वो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निष्पक्ष सेवा कर रहा है। वैसा नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति को अच्छा ट्रीट देगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। तो कर तो निष्पक्ष सेवा रहा है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? फीस चार्ज करता है। इसी तरीके से वकील हो गया। तो ये जो कार्य है ये क्या है? ये एक पेशा कहलाता है। तो ये यहाँ से स्पष्ट निकल के आ गया। पेशा क्या हो गया? पेशा का अर्थ हमने समझ लिया। अब हम पेशा के जो लक्षण हैं उन्हीं तर्क को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या ये प्रबंध में भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो पहला निकल के आता है कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है। जो पेशा होता है वो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने डॉक्टर के बारे में कहा, किसके बारे में कहा? डॉक्टर के बारे में कहा। तो डॉक्टर के जो भी कार्य हैं तो वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं और स्पेसिफिक ज्ञान को लेकर निर्धारित किए जाते हैं। उसमें उनमें ट्रीटमेंट को लेकर, यानी इलाज को लेकर, चिकित्सा को लेकर एक विशेष ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार से क्या ये लक्षण आपके इसमें प्रबंधन में भी मौजूद होते हैं। तो क्या प्रबंधन एक पेशा है? तो प्रबंधन एक पेशा है। बहुत सारे लोग पेशे के रूप में ले रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं ले रहे हैं। तो प्रबंधन में जो मैनेजर होते हैं उनमें भी क्या होता है? कुछ न कुछ स्पेसिफिक जो नॉलेज होता है उनका क्या होता है? ग्रुप ऑफ नॉलेज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो उनमें भी नॉलेज का एक समूह, यानी ज्ञान का समूह होता है, जो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। तो जो पेशे का वो लक्षण होना चाहिए कि भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, वो विद्यमान होता है आपके पेशे में भी। फिर है अवरोध प्रवेश। क्या है? अवरोध प्रवेश, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या निकल के आता है? अवरोधित प्रवेश। क्या निकल के आता है? अवरोधित प्रवेश, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो जो पेशा होता है उसमें हर कोई व्यक्ति उसमें जाके कार्य नहीं कर सकता है। उस स्पेसिफिक नॉलेज को रखने वाला या उसका एक्सपीरियंस व्यक्ति ही उस कार्य को क्या कर सकता है? स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म कर सकता है। इसी प्रकार से जो प्रबंधन होता है, तो जो प्रबंधन का कार्य भी होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा ये क्या है? लिबरल है। प्रबंधन
अनुभवों के आधार पर आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा की अनिवार्यता नहीं होती। जैसे मैं डॉक्टर की बात करता हूं तो डॉक्टर के लिए उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? एमबीबीएस की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। वकील के बीए एलएलबी या एमए एलएलबी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तभी वो इस कार्य को कर सकता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, प्रबंधन की करें, तो प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अभी एमबीए को पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति भी जो किसी स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र में अगर काम कर रहा है लंबे दिनों तक और उसे पर्याप्त अनुभव है तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर की बात करें तो अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप कहीं भी अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये पेशेवर में थोड़ा 50-50% का निकल जाता है कि जो प्रबंधन है हमारा वो पूर्णतः थोड़ा पेशेवर नहीं निकल के आ पाता, क्योंकि उसके लिए कोई बाध्य नहीं होती डिग्री का होना, क्लियर, या प्रमाण पत्र का होना। फिर क्या निकल के आता है? पेशेवर संघ। जो पेशा होता है उसका अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे मैं कहूँ मेडिकल एसोसिएशन होता है, बार कोड काउंसिल होती है, जब हम बात करें किसकी वकीलों की बात करें। लेकिन अगर मैनेजमेंट को लेकर कहें तो कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट को लेकर नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें विकसित देशों में तो विकसित देशों में भी ये अनिवार्यता है, लेकिन अभी भारत जैसे विकासशील देशों में ये एसोसिएशन या संघ बनाने की बाध्यता नहीं है, क्लियर। तो अभी पूरी तरीके से पेशे के लक्षण आपके प्रबंधन में नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। वो जो लक्षण हैं किसके? पेशों के, वो पेशे के जो लक्षण हैं, प्रोफेशन के जो लक्षण हैं, वो अभी आपके इसमें बाध्य नहीं हो रहे हैं, क्लियर। फिर नैतिक आचार संहिता होती है, यानी कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मैं किसकी बात करूं, आपके डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर का अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जैसे लिंग परीक्षण का, अगर आप लिंग परीक्षण करते हैं या लिंग की जांच करते हैं प्रसव के पूर्व, तो ये अपराध है और इस ऐसा करने पर आपका जो लाइसेंस होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो उनके लिए क्या होता है कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसी तरीके से प्रबंधन में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो नैतिकता है, जिस समाज या समूह को लेकर आपका संगठन कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे भी नैतिकता आपकी देखने को मिलनी चाहिए, क्लियर। फिर सेवा उद्देश्य यानी कि सर्विस मोटिव, जो आपका क्या होता है, पेशा होता है, उसमें कहीं ना कहीं किसके लिए, समाज के लिए क्या होता है, एक सेवा का भाव होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप लंबे समय तक अपना अस्तित्व बना के रख सकते हैं। और इसी प्रकार से प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन में भी क्या होता है कि सर्विस मोटिव कहीं ना कहीं विद्यमान होता है, तभी आपका संगठन अपना अस्तित्व बना के रख सकता है। तो नैतिक आचार संहिता और सेवा उद्देश्य, ये जो लक्षण हैं पेशे के, ये वर्तमान में प्रबंधन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन बाकी शेष के जो 2 की बात 3 की बात करें, ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि प्रबंधन को एक पेशे के रूप में अभी शैशवा अवस्था में माना जाता है। तो प्रबंधन विज्ञान है लेकिन कठोर नहीं है, सरल है। प्रबंधन एक कला है, ये स्वीकार कर लिया गया पूर्णतः, लेकिन प्रबंधन एक पेशा है, इस रूप में अभी क्या कहा जाता है कि यह अभी शैशव अवस्था में है। तो पेशे के रूप में अभी शैशव अवस्था में है, क्योंकि अभी हम क्या है, विकासशील हैं, और जैसे विकसित हो जाएंगे तो ये शैशव अवस्था से क्या हो जाएगा, एक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी कि अभी जो हमारा प्रबंधन है वो पेशे को लेकर इनिशियल स्टेज में है। किस स्टेज में है? इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो गई कि प्रबंधन विज्ञान, कला और पेशे के रूप में कैसे है, क्लियर। तो समझ में आ गया। तो प्रबंधन विज्ञान है लेकिन कठोर विज्ञान न होकर कैसा है, सरल है, परिवर्तनशील है। फिर कला की बात करें तो पूर्णतः कला स्वीकार किया गया है प्रबंधन को। और जब हम पेशे के रूप में बात करते हैं तो जो हमारा प्रबंधन है तो वो अभी पेशे के रूप में शैशवा अवस्था में है, यानी कि इनिशियल स्टेज में है, क्लियर। चलिए अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं और ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या निकल के आता है, तो पहला प्रश्न निकल के आया है कि प्रबंधन है एक विज्ञान है, एक कला है, एक पेशा है या उपर्युक्त सभी। तो प्रबंधन को तीनों माना गया है। तो जब इस तरीके से प्रश्न आया है तो प्रबंधन को हम तीनों मानेंगे, क्योंकि कोई अधिक रूप में है, अधिकांश मात्रा में है, और कुछ कम मात्रा में है, लेकिन तीनों स्वरूप आपके प्रदर्शित किए जाते हैं किसमें, प्रबंधन के रूप में। फिर प्रबंध जरूरी है,
उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर या सभी स्तर पर? तो जब प्रबंधन के स्तर देखे थे, 3 स्तर हमने देखा था, वहां हमने बताया था कि प्रबंधन तीनों स्तर पर किया जाता है ना, उच्च स्तर पर भी, अपर पे भी, मिडिल पर भी और लोअर पे भी। ठीक, फिर प्रबंध कला है, क्या निकल के आता है? प्रबंध कला है। कैसी कला है? स्वयं काम करने की या दूसरों से काम लेने की? तो स्वयं काम करने की कला है या दूसरों से काम लेने की कला है? तो ए व बी दोनों। तो जो प्रबंध है वह स्वयं काम करने की भी कला है और दूसरों से काम लेने की भी कला है। क्लियर है? चलिए 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। किसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व है? केवल उपभोक्ता के लिए, केवल सरकार के लिए उत्तरदायित्व बनता है, केवल समाज के प्रति बनता है या सभी के लिए बनता है? तो आंसर क्या होगा कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व तो सभी के लिए होता है, उपभोक्ता के लिए भी, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो असंगत ये जरूर देखना क्या है, असंगत है। अब चारों कथन को देखते हैं। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल विशेषता में हमने देखा है कि प्रबंध अपना का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, बिल्कुल ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। प्रबंध सार्वभौमिक होती है, प्रबंध यूनिवर्सल होता है, ये भी हमने देखा। प्रबंध स्वामित्व से भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रबंध स्वामित्व से भिन्न है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना क्या होता है, मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो ये संगत नहीं है, यानी कि ये असंगत है। बाकी तीनों लक्षण विद्यमान है आपके प्रबंध में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या निकल के आता है? प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है, यह किसने का मतलब प्रबंध का सार किसे माना जाता है? समन्वय को, संगठन को, नियोजन को या नियंत्रण को? तो प्रबंध का सार किसे माना जाता है? समन्वय को माना जाता है। और यह किसने कहा है? कुंज ओडोनल ने। किसने कहा है? कुंज ओडोनल ने समन्वय को प्रबंध का सार माना है। तो ये प्रश्न बहुत जरूरी है, ये पूछा भी गया है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना। तो प्रबंध का सार किसे माना गया है? समन्वय को। और किसने माना है? कुंज ओडोनल ने। क्लियर? फिर प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फ्यूल का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये जो कथन है ये किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। इन्होंने कहा है कि प्रबंध एक पेशा है। क्लियर हो गया? तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रबंध है, उसको हम कला के रूप में भी स्वीकार करते हैं, उसको विज्ञान के रूप में भी स्वीकार करते हैं और उसको पेशे के रूप में स्वीकार करते हैं। किस स्तर तक स्वीकार करते हैं ये भी हमने तर्कों के आधार पर देख लिया और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर दिक्कत हुई होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने सुझाव के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की तरह माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सदैव सम्मान कीजिएगा। ये हमारे और हमारे राष्ट्र के अस्तित्व निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी